जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके बीच 7 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो हमारे आज के करंट अफेयर्स होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डेली की तरह क्वेश्चन से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे और साथ ही उनके ऑप्शंस को भी देखेंगे। आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने जल्दी अपने अपने दोस्तों को, परिचितों को तथा रिश्तेदारों को बुला लो जो पढ़ने लिखने वाले हैं। और दोस्तों, आप भी जानते हैं कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, याद दिला दूं कि आप लोग पेन कॉपी उठा लो, जिससे एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं बताऊंगा आपको वो लिखते जाना, और वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 12वां वैज्ञानिक अभियान, ऑप्शन बी 20वां वैज्ञानिक अभियान, ऑप्शन सी 40वां वैज्ञानिक अभियान और ऑप्शन डी 78वां वैज्ञानिक अभियान। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। और 40वें वैज्ञानिक अभियान पर अगर देखें तो 43 सदस्यों की टीम रवाना हुई है। यह टीम कब रवाना हुई है? अगर यह देखें तो 5 जनवरी को रवाना हुई है। और कहाँ से रवाना हुई है यह देखें तो यह गोवा से रवाना हुई है। और कौन से सेंटर की तरफ से रवाना हुई है तो यह भी देख लें कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR, जो गोवा में स्थित है, इसके द्वारा यह टीम भेजी गई है अंटार्कटिका पर महाद्वीप पर वैज्ञानिक अभियान के लिए। और अगर यह किस पोत के द्वारा गई है तो उस पोत का नाम भी आप लोग लिख लें कि एक चार्टर्ड आइस क्लास पोत है, जिसका नाम है MV वासिली गोलोबनेनिन, है ना? क्या नाम है? MV वासिली गोलोबनिन। और यह टीम इस पोत के द्वारा रवाना हुई है। दोस्तों, अगर अब इसके साथ देखें, यह 40वां वैज्ञानिक अभियान था। तो पहला वैज्ञानिक अभियान कब हुआ? तो इसका पहला वैज्ञानिक अभियान 1981 में हुआ था। उस समय उस टीम में 21 सदस्य थे तथा उस टीम का नेतृत्व डॉक्टर SZ कासिम ने किया था। अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर नज़र डालें तो यहाँ पर भारत के 3 शोध केंद्र स्थापित हैं, जिनमें पहला शोध केंद्र भारत का दक्षिण गंगोत्री 1983-84 में स्थापित किया गया था। दूसरा शोध केंद्र मैत्री, जो 1987-88 में स्थापित किया गया, तथा तीसरा शोध केंद्र भारती, जो 2011-12 में स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं करता, मतलब यह निष्क्रिय हो चुका है, और मैत्री तथा भारती अभी भी सक्रिय हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ और नज़र डालें तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। मतलब इससे बड़े 4 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका हैं, और इसका 5वां नंबर आता है। अगर इसके अन्य नाम देखें तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, निर्जन और वीरान महाद्वीप तथा विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर सबसे ऊंची चोटी देखें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी विल्सन मासिफ है, तथा यहाँ की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो पाया जाता है वह है एल्बुर्ज। और दोस्तों, यहाँ के घास के मैदान को लाइकेन कहा जाता है। तो पहले प्रश्न से दोस्तों इतना ही। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए APAP की सह अध्यक्षता करेगा? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा देश भारत वन्य जीवों के आवास संरक्षण के लिए APAP की सह अध्यक्षता करेगा। और अगर APAP की स्थापना देखें, या APAP है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशिया संरक्षित क्षेत्र। और APAP है क्या अगर यह देखें तो यह एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकारों तथा अन्य हितधारकों को संरक्षित क्षेत्रों के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए मदद करता है। तो यह मदद किसमें करता है? कि संरक्षित क्षेत्रों के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए यह मदद करता है। और यह क्या है? एक क्षेत्रीय मंच है, ठीक है। और अगर इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत 2014 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो IUCN वर्ल्ड पार्क कांग्रेस ने शुरू किया था। तो दोस्तों, यह सब आप नोट करते चलें। और अगर इसकी अध्यक्षता APAP की कौन करता है? तो APAP की अध्यक्षता IUCN एशिया करता है। और इसकी सह अध्यक्षता हमारा देश भारत अगले 3 वर्षों के लिए करेगा। और भारत के पहले 3 वर्षों के लिए दक्षिण कोरिया इसकी सह अध्यक्षता कर रहा था। मतलब भारत ने दक्षिण कोरिया का स्थान लिया है। और इसकी अगर वर्तमान सदस्य देखें तो 17 देशों के 21 सदस्य APAP के
सदस्य हैं। और एपीएपी का मुख्य उद्देश्य देखें तो इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के आवास का संरक्षण है तथा उनकी आबादी की देखभाल करना है। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था तथा यह एक व्यापक केंद्रीय कानून था जिसमें विलुप्त हो रहे वन्य जीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान था। और भारत अगर सह अध्यक्ष बनने के बाद क्या करना होगा, क्या उत्तरदायित्व होंगे, इस पर देखें तो भारत अपने संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में अन्य एशियाई देशों की सहायता करने के लिए उत्तरदायी होगा। क्या सह अध्यक्षता करने के बाद एपीएपी की। और दोस्तों अगर हम बाकी ऑप्शंस पर नज़र डालें, सबसे पहले तो हमारा देश भारत पे ही नज़र डालेंगे, जो आपको बेसिक सी जानकारी सबको होगी, लेकिन फिर भी बता दूं कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं तथा वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है जापान। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा जापानी येन है। दोस्तों आप लोगों से फिर से कहूँगा, पेन कॉपी लिए रहना, लिखते जाना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए कि जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन है, जापान के सम्राट नारुहितो हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ नज़र डालें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलती है। यहाँ के सम्राट एलिजाबेथ सेकंड हैं। यहाँ के अगर गवर्नर जनरल अभी हैं जो तो क्वेंटिन ब्राइस हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की तरफ नज़र डालें तो यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं और वो 3 हैं प्रिटोरिया, ब्लोमफोटेन और तथा केप टाउन। और यहाँ की मुद्रा अगर देखें तो दक्षिण अफ्रीका में मुद्रा रैंड चलती है। यहाँ के राष्ट्रपति सोरेल रामाफोसा हैं तथा उपराष्ट्रपति गालेमा मोटलांथे हैं। दोस्तों दूसरे प्रश्न से इतना ही। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश और किस राज्य को 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। और यह देखें कि यह 4 केंद्रित पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किए गए थे केंद्रित सुधार। तो यह वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 4 नागरिक केंद्रित सुधार निर्धारित किए थे। इनमें से मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने 3 पूरे किए हैं। तो वह 3 कौन से पूरे किए हैं आपको बता दें कि पहला वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म, दूसरा एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और तीसरा अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने पूरे कर लिए हैं, जिनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में इस योजना की घोषणा की थी। और वर्तमान वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर वित्त मंत्रालय की तरफ नज़र डालें तो इसकी स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों हम अपने मुख्य ऑप्शंस पर अगर नज़र डालेंगे तो मध्य प्रदेश पहला ऑप्शन। मध्य प्रदेश का मतलब जिन राज्यों का नाम आया उनको देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं तथा यहाँ की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ नज़र डालें तो आंध्र प्रदेश की 4 राजधानी हैं, याद रखें दोस्तों। पहली अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी हैदराबाद और चौथी कुर्नूल। ये चारों आप लिख लें। और आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 4 राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री अगर देखें तो YS जगनमोहन रेड्डी हैं तथा यहाँ के गवर्नर मतलब राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 8.2%, ऑप्शन बी 9.6%, ऑप्शन सी 7.4% और ऑप्शन डी 5.6%। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक के अनुसार यह गिरावट क्यों आएगी, अगर यह देखें तो विश्व बैंक के अनुसार यह गिरावट घरेलू खर्च और निजी निवेश में कमी के कारण हो सकती है। और अगर 2021-22 के लिए विश्व बैंक का अगर अनुमान देखें तो विश्व बैंक ने 2021-22 के लिए भारत के लिए अनुमान लगाया कि यह 5.4% की दर से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। और विश्व बैंक के अनुसार 2020 में अगर दक्षिण
एशियाई देशों के लिए जो अनुमान लगाए गए हैं या आंकड़े दिए गए हैं उसमें देखें तो आर्थिक गतिविधियों में 6.7% की कमी अनुमानित है। मतलब 2020 में कोरोना और लॉकडाउन के चलते जो भी मंदी आई है उसमें विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक गतिविधियों में 6.7% की कमी अनुमानित है। अगर हम विश्व बैंक की तरफ नज़र डालें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान प्रेसिडेंट अगर देखें तो डेविड मालपासा हैं तथा यहाँ के वर्तमान सीईओ देखें तो अंशुला कांत हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न से इतना ही, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान देश के बीच एक सहभागिता से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह समझौता क्या है तो यह भी देख लें, यह भी समझ लें कि यह समझौता क्या है। तो यह समझौता एक निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में है। साथ ही साथ इसके लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाएगी। तो इस समझौते को ठीक से चलाने के लिए एक संस्थागत तंत्र की भी स्थापना की जाएगी। और अगर समझौता क्या है दोबारा बता दूं कि यह एक निर्दिष्ट कुशल कामगारों के संबंध में तय व्यवस्था के उचित परिचालन के लिए सहभागिता का मूलभूत ढांचा तैयार करने के संबंध में एक समझौता हुआ है। अगर और हम देखें कि चीन को छोड़कर दोस्तों हम बाकी सारे देशों की डिटेल पहले ही अभी आपको बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जापान के बारे में। तो हमारा चीन को भी देख लें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की अगर मुद्रा देखें तो रेन मिनवी यहाँ मुद्रा चलती है चीन में। यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री ली काचियांग हैं। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किसने संयुक्त रूप से टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री हैं के साथ मिलकर टॉयकॉथॉन 2021 की शुरुआत की है। टॉयकॉथॉन 2021 के साथ एक और पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम भी टॉयकॉथॉन है। इसकी शुरुआत की गई है और इस पोर्टल या इस योजना के तहत प्रति भाग लेने वालों को 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यह पुरस्कार राशि भी आप लोग याद रखें कि कितने तक के पुरस्कार दिए जाएंगे, तो 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस योजना या इस पोर्टल का उद्देश्य देखें तो भारत में लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर कीमत वाला खिलौना बाजार है भारत में उपलब्ध है, जो उसका दोहन करना है। दोहन का मतलब दोस्तों उपयोग होता है कि उसको उपयोग करना है। और टॉयकॉथॉन के जरिए अगर क्या होगा तो इसके जरिए 33 करोड़ छात्रों को नवीन कौशल से जोड़ा जाएगा। दोस्तों 6वें क्वेश्चन से इतना ही, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, राफेल वार्नोक जॉर्जिया के साथ ही किस महाद्वीप से सीनेटर चुने जाने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका और ऑप्शन डी एशिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि राफेल वार्नोक जिन्होंने हाल ही में जॉर्जिया में सीनेटर का चुनाव जीता है, वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पहले अश्वेत बन गए हैं जो सीनेटर चुने गए हैं। अब राफेल वार्नोक अगर कहाँ क्या हैं तो यह एक अटलांटा के एक चर्च में पादरी हैं उसके पहले। और इनके विपक्ष में कौन थी तो रिपब्लिकन पार्टी की कैली लोफलर इनके विपक्ष में थी जिनको इन्होंने हराया है। और अगर इनकी पार्टी का देखें तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे और जॉर्जिया का रिपब्लिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो जॉर्जिया को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। और आखिर सीनेटर क्या होता है, यह सवाल अगर आप लोगों के मन में आ रहा हो तो आप लोगों को बता दें कि अमेरिका की संसद में जो ऊपरी प्रतिनिधि सभा का सदस्य होता है उसे सीनेटर कहा जाता है। और जो राफेल वार्नोक हैं वह पहले अश्वेत सीनेटर बन गए हैं कहाँ के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर एलन बर्जेस का निधन हुआ है, वह किस देश से संबंधित थे। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी
ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जो विश्व के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जो जीवित थे अभी तक, एलन बर्जस, जिनका निधन हुआ है, वह न्यूजीलैंड के थे। और इनके बारे में और भी बता दें कि एलन बर्जस का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ है, तो इनका 100 वर्ष 250 दिन की उम्र में निधन हुआ है। और इनके बारे में और बता दें तो यह विश्व युद्ध सेकंड में भी इन्होंने भाग लिया था न्यूजीलैंड की साइड से, और यह एक टैंक चालक के रूप में विश्व युद्ध सेकंड में शामिल हुए थे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए अप्रैल से विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा किस देश ने की है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए अप्रैल से विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा चीन ने की है। दोस्तों अगर इसके बारे में आपको बताएं कि यह कब से खोला जाएगा, तो यह 1 अप्रैल से खोला जाएगा, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है जिसका नाम फास्ट है। यह कब से खोला जाएगा, 1 अप्रैल से। और इसका अगर पूरा नाम देखें तो 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसको शॉर्ट में फास्ट बोलते हैं। इसका व्यास आधा किलोमीटर लंबा है, तथा इसका संचालन कब से हो रहा है, तो इसका संचालन जनवरी 2020 में शुरू हुआ था। तथा इसका रिफ्लेक्टर का अगर रडार देखें तो इसके रिफ्लेक्टर का एरिया 30 फुटबॉल के मैदानों के बराबर इसका रिफ्लेक्टर का एरिया है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने धूम्रपान की न्यूनतम आयु 18 साल से बदलकर कितनी कर दी है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 21 साल और ऑप्शन डी 24 साल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने धूम्रपान की न्यूनतम आयु 18 साल से बदलकर 21 साल कर दी है। दोस्तों जैसे कि जानते हैं आज की यूथ में धूम्रपान करना, सिगरेट पीना एक बहुत बड़ा ट्रेंड है और फैशन का हिस्सा माना जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और जो आज की हमारी यूथ को खा रहा है। तो इसके रोकथाम के लिए, इस पर बंदिशें लगाने के लिए अब 18 साल से बदलकर 21 साल कर दी है। इसका मतलब अब अगर आपको सिगरेट खरीदनी है या तंबाकू प्रोडक्ट खरीदना है तो आपकी उम्र न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए, और अगर आपकी 21 साल से कम है तो आपको अवैध तौर पर सिगरेट दी जा रही है और आपके खिलाफ केस हो सकता है। और यह कैसे बताया गया है, तो यह एक सरकार ने ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट को खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी जाएगी। अभी गई नहीं है, यह अभी बिल है, अमेंडमेंट नहीं बना है। और इस बिल में और भी जो अगर देखें प्रस्ताव हैं, प्रावधान हैं, तो वह हैं कि प्रतिबंधित इलाकों में धूम्रपान करने पर 2000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा, तथा लूज सिगरेट जो होती है उसकी बिक्री पर बैन लगाने का भी प्रावधान इस बिल के तहत है। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है, 2020 में भारत में सोने का आयात किस वर्ष के बाद सबसे कम रहा है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी 2012। तो दोस्तों आपको बता दें कि 2020 में भारत में सोने का आयात 2009 के बाद सबसे कम रहा है। मतलब इस दशक में अगर सबसे कम आयात किसी वर्ष में हुआ है तो 2020 में हुआ है। 2020 में सोने का आयात पिछले दशक में सबसे कम रहा है। 2020 में अगर देखें कि कितना विदेशी सोने की खरीद हुई है, तो 275.5 टन विदेशी सोने का आयात किया है सिर्फ भारत ने। 2019 के संदर्भ में भारत में सोने की कीमत कितनी बढ़ी है, हम देख रहे हैं सोने की कीमतें बहुत ऊपर हैं। अगर यह पूछा जाए तो 28% तक सोने की कीमतें 2019 के संदर्भ में बढ़ी हैं। और अगर भारत का सोने की खपत या आयात के मामले में देखें तो सोने की खपत के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, तथा आयात के मामले में भारत पहले स्थान पर है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा आयात सोने का करने वाला कोई देश है तो वो हमारा भारत है, और सबसे ज़्यादा खपत करने में भारत का स्थान देखें तो दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न पर, और हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, पेट्रोल डीजल कारों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री वाला पहला देश कौन सा बन गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे और ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल कारों से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री वाला पहला देश नॉर्वे बन गया है। और नॉर्वे में जो एक संस्था है नॉर्वेजियन रोड फेडरेशन, उसने अपने आंकड़ों के अनुसार बताया है कि नॉर्वे में 2020 में जितनी भी नई गाड़ियां बिकी हैं उनमें बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां BEV
का हिस्सा 54.3% रहा है। मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हिस्सा 54.3% रहा है, जो कि डीजल और पेट्रोल कारों से ज़्यादा है। और नॉर्वे ने जो लक्ष्य रखा है तो आपको वह भी बता दें कि नॉर्वे ने सोच रखा है, नॉर्वे का लक्ष्य कि 2025 तक पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की बिक्री पूर्णतः बंद करनी है। दोस्तों अब हम डालेंगे नज़र नॉर्वे की तरफ। तो नॉर्वे की अगर वर्तमान राजधानी देखें तो ओस्लो है। नॉर्वे की मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है तथा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग हैं और यहाँ के राजशाही हेराल्ड पंचम हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है तथा यहाँ के राजा कार्ल 16 गुस्ताफ हैं तथा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री स्टीफन लफ्वेन हैं। हमारा एक और ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है तथा यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रांक है। और हमारा आज का आखिरी ऑप्शन है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोना है। यहाँ की वर्तमान रानी देखें तो मार्गरेथा सेकंड है तथा यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और आप अगर हमारी टीम से टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं कहीं भी, तो तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अभी 8 बजे टेलीग्राम पर सुबह में क्विज होगा, तो उसे अटेंड करें और अपना स्कोर देखें कि आपने क्लास से कितना ज़्यादा अचीव किया है, कितना ज़्यादा समझा है, कितना ज़्यादा पढ़ा है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इसे आग की तरह फैला दो, शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।